नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं न्यूज़ टुडे, जिसमें हर खबर है ज़रूरी और हर विश्लेषण है खास। बात करते हैं मुख्य सुर्खियों की। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने से रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी (बीई) सांख्यिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों (DSIBs) की 2024 की सूची जारी की। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लॉस्ट आइस ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट जारी की गई। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुख करते हैं आज के पहले मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने से रोकने के लिए अखिल भारतीय दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट ने शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का हवाला देते हुए इन दिशा निर्देशों को जारी किया था। इसके लिए कोर्ट ने अनुच्छेद 142 के तहत असाधारण शक्तियों का प्रयोग किया है। हालांकि ये दिशा निर्देश और संरक्षण सार्वजनिक भूमि के अतिक्रमण या अनधिकृत संरचनाओं पर लागू नहीं होते हैं। चलिए निजी संपत्ति को अवैध रूप से ढहाने के संबंध में चिंताएं जानते हैं। पहली चिंता है केवल आरोप के आधार पर राज्य द्वारा किसी के घर को ढहाना या ध्वस्त करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत, विधि की समयक प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और विधि के शासन के खिलाफ है। साथ ही यह मौलिक अधिकार जैसे अनुच्छेद 21 के तहत आश्रय का अधिकार का उल्लंघन भी है। इसी के साथ अब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य दिशा निर्देशों पर एक नजर डाल लेते हैं। पहला है पूर्व सूचना। घर के मालिक को रजिस्टर्ड डाक द्वारा घर को ढहाने की सूचना दी जानी चाहिए। इस डाक में अनधिकृत निर्माण की प्रकृति, संबंधित उल्लंघनों का विवरण आदि शामिल होना चाहिए। अनधिकृत निर्माण के मामले में निवासियों को अनधिकृत निर्माण हटाने या रहने के लिए कोई अन्य स्थान खोजने हेतु 15 दिन का नोटिस दिया जाना चाहिए। साथ ही निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अभियुक्त को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाना होगा। न्यायालय के आदेश के उल्लंघन के लिए अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराया जाएगा। दूसरा है वीडियोग्राफी और उचित रिपोर्ट। घर को ढहाने या ध्वस्त करने की वीडियो रिकॉर्डिंग करना अनिवार्य है। इसकी वैधता को चुनौती दिए जाने की स्थिति में इसे सबूत के तौर पर पेश करना होगा। वास्तविक विध्वंस की रिपोर्ट भी नगर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत करनी होगी। अंत में शक्ति के पृथक्करण यानी सेपरेशन ऑफ पावर को समझने का प्रयास करते हैं। फ्रांसीसी विधिवेत्ता मॉन्टेस्क्यू के अनुसार शक्ति के पृथक्करण का अर्थ है कि सरकार के तीनों अंग अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्वतंत्र रूप से काम करना चाहिए और इन अंगों की शक्तियों में कोई परस्पर हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्तियों का सख्त पृथक्करण लागू है। हालांकि भारत में यह उतना सख्त नहीं है क्योंकि कार्यपालिका विधायिका से अलग होती है। बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र ने मानव तस्करी से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को लागू नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार प्रज्वला बनाम भारत संघ 2015 मामले में केंद्र सरकार द्वारा मानव तस्करी, विशेष रूप से यौन तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए की गई प्रतिबद्धताएं पूरी नहीं की गई हैं। केंद्र सरकार द्वारा की गई मुख्य प्रतिबद्धताओं में कुछ अहम बिंदु शामिल हैं, जैसे कि संगठित अपराध जांच एजेंसी यानी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी (OCIA) की स्थापना करना। साथ ही मानव तस्करी के मामले से निपटने के लिए एक व्यापक कानून तैयार करने हेतु महिला एवं बाल विकास मंत्रालय एक समिति का गठन करेगा। इस कानून में तस्करी को रोकना, पीड़ितों का बचाव एवं संरक्षण करना तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था को शामिल किया जाना था। चलिए खबर में आगे बढ़ते हुए सुप्रीम कोर्ट की अन्य महत्वपूर्ण टिप्पणियां जान लेते हैं। पहली है विधायी निष्क्रियता। मानव तस्करी रोकथाम, संरक्षण और पुनर्वास विधेयक 2018 लोकसभा में प्रस्तुत किया गया था, लेकिन बाद में यह समाप्त यानी लैप्स्ड हो गया। दूसरी है NIA अधिनियम 2008 के तहत 2019 में किए गए संशोधनों की सीमाएं। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA अधिनियम में 2019 में किए गए संशोधनों ने राष्ट्रीय जांच एजेंसी को मानव तस्करी के मामलों की जांच करने का अधिकार दिया है। न्यायालय ने यह भी कहा कि NIA अपराधियों पर मुकदमा चला सकती है, लेकिन पीड़ितों की सुरक्षा या पुनर्वास पर ध्यान नहीं देती है। अब भारत में मानव तस्करी की स्थिति की बात करें तो राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के अनुसार 2018 से 2022 तक 10,000 से अधिक मानव तस्करी के मामले सामने आए हैं। मानव तस्करी के तहत सर्वाधिक यौन तस्करी होती है।
2018 तक के आंकड़ों के अनुसार इसे हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी के बाद संगठित अपराध के लिए लाभ का तीसरा सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। अंत में भारत में मानव तस्करी से निपटने के लिए उठाए गए कदम जान लेते हैं। कानूनी तौर पर अनैतिक दुर्व्यापार रोकथाम अधिनियम ITPA 1956 बनाया गया है। संवैधानिक स्तर पर भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 मानव तस्करी पर प्रतिबंध लगाता है। गृह मंत्रालय के तहत तस्करी रोधी इकाई कानून प्रवर्तन संबंधी कार्यवाहियों में सुधार हेतु राज्यों को मार्गदर्शन प्रदान करती है। साथ ही भारत ने मानव तस्करी से निपटने के लिए बांग्लादेश जैसे देशों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा महिलाओं और बच्चों की तस्करी को रोकने के लिए UNCTOC अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र अभिसमय प्रोटोकॉल की अभिपुष्टि की गई है। भारतीय न्याय संहिता BNS में वेश्यावृत्ति के लिए मानव दुर्व्यापार सहित मानव तस्करी को रोकने हेतु सख्त दंड का प्रावधान भी किया गया है। तो अब बढ़ते हैं अगली मुख्य खबर की तरफ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री ने बोस आइंस्टीन सांख्यिकी यानी BE सांख्यिकी के शताब्दी समारोह का उद्घाटन किया। आपको बता दें 1924 में सत्येंद्र नाथ बोस ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर कणों या फोटोन के व्यवहार को समझने के लिए एक नया दृष्टिकोण प्रस्तुत किया था। एल्बर्ट आइंस्टीन के साथ उनके सहयोग से अंततः BE सांख्यिकी परिकल्पना का प्रतिपादन हुआ था। चलिए सबसे पहले BE सांख्यिकी को समझते हैं। BE सांख्यिकी यह वर्णन करती है कि गैर परस्पर क्रियाशील और अविभाज्य कणों का एक समूह थर्मोडायनामिक संतुलन में उपलब्ध विविध पृथक ऊर्जा अवस्थाओं को किस प्रकार ग्रहण कर सकता है। सरल शब्दों में यह बताता है कि कण स्वयं को उपलब्ध ऊर्जा अवस्थाओं में कैसे वितरित करते हैं। वे कण जो BE सांख्यिकी सिद्धांत का पालन करते हैं उन्हें बोसोन कहा जाता है। इनका नाम SN बोस के नाम पर रखा गया है। जानकारी के लिए बता दें बोसोन वे मौलिक कण हैं जिनके स्पिन के पूर्णांक मान 0, 1, 2 आदि होते हैं। उदाहरण के लिए फोटोन, ग्लूऑन आदि। BE सांख्यिकी के महत्व को देखें तो 20वीं सदी में पहली क्वांटम क्रांति संभव हुई थी। इससे लेजर, ट्रांजिस्टर, चुंबकीय अनुनाद, इमेजिंग और अर्धचालक जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास में मदद मिली थी। दूसरी क्वांटम क्रांति को क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम सेंसिंग जैसी प्रौद्योगिकियों के विकास द्वारा परिभाषित किया जाता है। इससे पदार्थ की पांचवी अवस्था अर्थात बोस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC की खोज संभव हुई। आपको बता दें BEC पदार्थ की वह अवस्था है जिसका निर्माण तब होता है जब कणों को परम शून्य तापमान -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन के करीब ठंडा किया जाता है। इसी के साथ नजर डालते हैं अगली मुख्य खबर पर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने नगरपालिका वित्त पर रिपोर्ट जारी की। RBI की इस रिपोर्ट में नगर निगमों MCs के बजटीय डेटा का विश्लेषण किया गया है। साथ ही रिपोर्ट में इन निकायों के लिए अवसरों और चुनौतियों की पहचान भी की गई है। इसके अलावा उनकी वित्तीय स्थिति को बेहतर बनाने के उपाय भी सुझाए गए हैं। सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। पहला है कम राजस्व संग्रह। 2023-24 में देश के नगर निगमों का कुल राजस्व संग्रह देश के सकल घरेलू उत्पाद का केवल 0.6% था। इसकी तुलना में केंद्र सरकार का राजस्व संग्रह 9.2% और राज्य सरकारों का 14.6% था। दूसरा है केंद्र और संबंधित राज्य से वित्त पोषण पर अधिक निर्भरता। नगर निगम केंद्र व संबंधित राज्य से फंड ट्रांसफर पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। 2022-23 में केंद्र एवं राज्य सरकारों से इन्हें मिलने वाले अनुदान में क्रमशः 24.9% तथा 20.4% की वृद्धि दर्ज की गई थी। तीसरा है नगर पालिका के उधार में वृद्धि। यह 2019 से 20 के 2,886 करोड़ रुपए से बढ़कर 2023-24 में 13,364 करोड़ हो गया। अगला है नगर पालिका बॉन्ड। इनका कुल मूल्य 4,204 करोड़ रुपए है। यह मूल्य कॉर्पोरेट बॉन्ड का 0.09% है। अधिकांश नगरपालिका बॉन्ड धारक निजी निवेशक और संस्थाएं हैं। नगरपालिका वित्त की चुनौतियों को देखें तो विकसित देशों की नगरपालिकाओं की तुलना में इनका राजस्व कम है। भारत में नगरपालिका बॉन्ड बाजार परिपक्व नहीं है। साथ ही आर्थिक स्थिति में बदलाव के साथ इनकी कार्यप्रणाली में बदलाव नहीं हुआ है। खबर में आगे बढ़ते हुए नगरपालिका वित्त में सुधार हेतु की गई मुख्य सिफारिशें जान लेते हैं। पहली है राजस्व के स्रोतों को बढ़ाना। GIS मैपिंग के उपयोग द्वारा संपत्ति कर में सुधार किया जाना चाहिए। यूजर्स शुल्क को कम करना चाहिए आदि। दूसरा है राज्य सरकारों से फंड ट्रांसफर। राज्य वित्त आयोगों द्वारा नगरपालिकाओं को समय पर और निर्धारित फंड ट्रांसफर करने की सिफारिश करनी चाहिए।
तीसरा है संसाधनों के उपयोग में दक्षता बढ़ाना। डिजिटलीकरण, शहरी परिवहन में सार्वजनिक निजी भागीदारी, अपशिष्ट प्रबंधन और नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देकर दक्षता बढ़ाई जा सकती है। वित्त पोषण के नए तरीकों को खोजना भी एक सिफारिश है। लघु आकार के नगर निगमों को नगर निगम बॉन्ड, ग्रीन बॉन्ड आदि जारी करने की संभावना तलाशनी चाहिए। और आखिरी है वित्तीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना। राष्ट्रीय नगर निगम लेखा मैनुअल जैसी प्रणालियों को अपनाना चाहिए। अंत में शहरी स्थानीय निकायों के राजस्व स्रोत को समझ लेते हैं। स्वयं के स्रोत को देखें तो पहला है कर राजस्व। इसमें संपत्ति कर, जल उपयोग कर आदि शामिल हैं। गैर कर राजस्व में यूजर्स शुल्क, विकास शुल्क आदि आते हैं और अन्य प्राप्तियों में पट्टा यानी लीज देने से प्राप्त किराया, अपशिष्ट की बिक्री आदि शामिल है। वहीं सौंपे गए या फिर साझा राजस्व में मनोरंजन कर, व्यवसायिक कर आदि आते हैं। वैसे मनोरंजन कर जीएसटी में शामिल कर लिया गया है, लेकिन स्थानीय निकायों द्वारा आरोपित मनोरंजन कर को जीएसटी से बाहर रखा गया है। सहायता अनुदान में केंद्रीय और राज्य वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर हस्तांतरण, स्वच्छ भारत मिशन व अमृत जैसे कार्यक्रमों के तहत अनुदान आदि शामिल है। और उधार की बात करें तो संबंधित राज्य, केंद्र बैंक आदि से ऋण ले सकते हैं। और अब बात करते हैं हमारी अगली मुख्य खबर की। भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण बैंकों DSIBs की 2024 की सूची जारी की। भारतीय स्टेट बैंक, SBI, HDFC बैंक और ICICI बैंक को RBI की 2024 की DSIBs की सूची में बरकरार रखा गया है। तो सबसे पहले जानते हैं कि DSIBs होती क्या हैं। DSIBs भारत की आर्थिक प्रणाली का संचालन जारी रखने के लिए अधिक महत्वपूर्ण बैंक हैं। इनका दर्जा उनका आकार, उनकी अंतर संबद्धता, उनका विकल्प या वित्तीय संस्थान अवसंरचना आसानी से उपलब्ध न होना और जटिलता के आधारों पर दिया जाता है। DSIBs परस्पर संबद्ध संस्थाएं होती हैं। इनकी विफलता पूरी वित्तीय प्रणाली को प्रभावित कर सकती है और अस्थिरता पैदा कर सकती है। इस कारण इन्हें असफल नहीं होने दिया जा सकता। यदि DSIBs सूची का कोई बैंक विफल होता है तो बैंकिंग प्रणाली और समग्र अर्थव्यवस्था की आवश्यक सेवाओं में बड़ा व्यवधान पैदा हो सकता है। DSIBs सूची की घोषणा के प्रावधानों की बात करें तो यह सूची RBI द्वारा 2014 में जारी DSIB फ्रेमवर्क पर आधारित है। यह फ्रेमवर्क बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बेसल समिति BCBS के फ्रेमवर्क पर आधारित है। आपको बता दें कि DSIBs के रूप में सूचीबद्ध होने के लिए किसी बैंक के पास राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद के 2% से अधिक की परिसंपत्ति होनी चाहिए। बैंकों को उनकी DSIB की श्रेणी के आधार पर उनकी जोखिम भारित परिसंपत्तियों RWAs का कुछ हिस्सा अतिरिक्त कॉमन इक्विटी टियर 1 CET1 के रूप में रखना होता है। इस आधार पर उन्हें 5 बकेट्स में वर्गीकृत किया जाता है। जानकारी के लिए बता दें कि बकेट 1 श्रेणी के बैंकों को सबसे कम CET1 और बकेट 5 श्रेणी के बैंकों को सबसे अधिक CET1 बनाए रखना होता है। इसी प्रकार यदि किसी विदेशी बैंक की भारत में शाखा है और यदि वह प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वैश्विक बैंक यानी GSIB है तो उसे GSIB से संबंधित नियमों के अनुरूप भारत में अतिरिक्त CET1 पूंजी अधिभार को बनाए रखना होगा। GSIBs की सूची फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड FSB जारी करता है। चलिए खबर की बेहतर समझ के लिए मुख्य शब्दावलियां समझते हैं। पहली है जोखिम भारित परिसंपत्तियां यानी रिस्क वेटेड एसेट्स RWAs। इसका उपयोग यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि बैंक को अपने ऋण वितरण और अन्य परिसंपत्तियों से जुड़े जोखिम के आधार पर अपने पास निर्धारित न्यूनतम पूंजी सुरक्षित रखनी चाहिए। इसकी गणना बैंक की अलग अलग परिसंपत्तियों के जोखिम स्तर के आधार पर की जाती है। और दूसरी है कॉमन इक्विटी टियर 1 यानी CET1। ये टियर 1 पूंजी का एक घटक है। इसमें मुख्य रूप से बैंक या अन्य वित्तीय संस्थान द्वारा रखे गए कॉमन स्टॉक शामिल होते हैं। यह उच्चतम गुणवत्ता वाली विनियामक पूंजी होती है। यह वास्तव में किसी बैंक की मूल पूंजी यानी कोर कैपिटल है। किसी नुकसान की स्थिति में इस पूंजी को तुरंत नकदी में बदला जा सकता है। नजर डालते हैं आज की अंतिम मुख्य खबर पर। स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर 2024 लॉस्ट आइज ग्लोबल डैमेज रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव ICCI द्वारा समन्वित है। खबर की शुरुआत में क्रायोस्फीयर यानी हिमांक मंडल के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्रायोस्फीयर पृथ्वी के जमे हुए हिस्से को कहते हैं। इस हिस्सों में महाद्वीपीय बर्फ की चादरें, आइस कैप, ग्लेशियर बर्फ, पानी में पाई जाने वाली हिम, जमी हुई नदियां व झीलें, परमाफ्रॉस्ट आदि शामिल हैं।
वर्ष में अधिकांश समय के लिए यहाँ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। उदाहरण के लिए ग्रीनलैंड, आर्कटिक, अंटार्कटिका, हिंदू कुश, हिमालय आदि। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नजर डालें तो पहला है बर्फ की चादरों का तेजी से पिघलना। ग्रीनलैंड की बर्फ की चादर में इस समय हर घंटे 30 मिलियन टन बर्फ पिघल रही है। इसके अलावा उत्तरी ग्रीनलैंड में 1978 से अब तक आइस शेल्फ के कुल आयतन का 35% लुप्त हो चुका है। दूसरा है समुद्र जल स्तर में वृद्धि। वैश्विक समुद्र जल स्तर में वृद्धि की दर पिछले 30 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। वर्तमान रुझानों के अनुसार 2050 तक यह बढ़कर 6.5 मिलीमीटर प्रति वर्ष हो जाएगी। पिघलते ग्लेशियर को देखें तो वर्तमान में स्लोवेनिया के बाद वेनेजुएला में भी लगभग सभी ग्लेशियर लुप्त हो चुके हैं। खबर में आगे बढ़ते हुए क्रायोस्फीयर का वैश्विक जलवायु पर प्रभाव जान लेते हैं। अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन AMOC के कमजोर होने और अंटार्कटिक सर्कमपोलर करंट ACC के धीमे होने से वैश्विक महासागरीय परिसंचरण प्रभावित हो रहे हैं। आपको बता दें कि परमाफ्रॉस्ट के पिघलने में वृद्धि से स्थानीय क्षति हो सकती है और इनका वैश्विक पुनः पूर्ति चक्र का संतुलन बिगड़ सकता है। परमाफ्रॉस्ट के पिघलने का अर्थ है परमाफ्रॉस्ट के अंदर की बर्फ का पिघलना तथा पीछे पानी और मिट्टी का रह जाना। साथ ही समुद्री बर्फ की परावर्तक क्षमता कम हो जाती है। इससे दोनों ध्रुवों पर अधिक गर्मी पड़ने लगती है तथा CO2 उत्सर्जन एवं ओजोन परत का क्षरण बढ़ जाता है। हिमनदीय झील के टूटने से उत्पन्न बाढ़ यानी ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड GLOF से विनाशकारी बाढ़ पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। अंत में क्रायोस्फीयर के संरक्षण के लिए शुरू की गई पहले भी जान लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 2034 तक को क्रायोस्फेरिक साइंस के लिए कार्रवाई के दशक के रूप में मंजूरी दी है। विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने क्रायोस्फीयर के लिए 4 उच्च स्तरीय महत्वाकांक्षाओं को अपनाया है। भारत ने ग्लेशियरों सहित हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम NMSHE शुरू किया है। चलिए बढ़ते हैं हमारे खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। आज हम बात करेंगे फिलीपींस की, जिसकी राजधानी है मनीला। भारत और फिलीपींस ने अपने राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने पर एक लोगो का अनावरण किया। इसकी भौगोलिक सीमाओं की बात करें तो यह दक्षिण पूर्वी एशिया में दक्षिण चीन सागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित एक द्वीप समूह है। इसके चारों तरफ फैले जल निकायों की बात करें तो इसके पूर्व में प्रशांत महासागर, दक्षिण में सेलेब्द सागर, दक्षिण पश्चिम में सोलू सागर तथा पश्चिम व उत्तर में दक्षिण चीन सागर स्थित हैं। साथ ही इसके उत्तर में बाशी चैनल स्थित है। अब बढ़ते हैं इसकी भौगोलिक विशेषताओं की तरफ। यह 3 द्वीप समूहों में विभाजित है। लुजोन जो फिलीपींस का सबसे बड़ा द्वीप है, विसायस और मिंडानाओ इसका प्रमुख ज्वालामुखी माउंट पिनाटोबो है। इसका सबसे ऊंचा स्थान माउंट एपो है और इसकी प्रमुख नदियां कागायन, मिंडानाओ आदि हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत और इंडोनेशिया के बीच गरुड़ शक्ति अभ्यास आयोजित किया गया। यह संयुक्त सैन्य अभियान चलाने हेतु दोनों पक्षों की सेनाओं की क्षमताओं को बढ़ाता है। इसके अलावा भारतीय थल सेना द्वारा पूर्वी प्रहार अभ्यास का भी आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य दुर्गम पहाड़ी इलाकों में एकीकृत संयुक्त अभियान चलाने में भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के युद्ध प्रभावशीलता में सुधार करना है। हाल ही में उमंग ऐप ने अपनी 7वीं वर्षगांठ मनाई। इसकी सेवाओं से 70 मिलियन उपयोगकर्ताओं को लाभ हुआ है। हाल ही में हरियाणा और पंजाब के किसानों को डायमोनियम फॉस्फेट उर्वरक की कमी का सामना करना पड़ा है। डायमोनियम फॉस्फेट यानी DAP 2 सामान्य मैक्रोन्यूट्रिएंट्स फॉस्फेट और नाइट्रोजन की उच्च मात्रा से बनाया जाता है। ये दोनों पोषक तत्व पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण, जांच करने और जुर्माना लगाने का तरीका नियम 2024 अधिसूचित किए हैं। हाल ही में कुछ विशेषज्ञों ने अपने शोध में पाया कि बोरिंग बिलियन वास्तव में पृथ्वी के इतिहास का सबसे नीरस युग नहीं था। इस युग की अधिकांश जीवित प्रजातियां सामान्य और एकल कोशिकीय थीं और इनके जीवन की आवश्यकताएं बहुत कम थीं। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण CCPA ने कोचिंग क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों की रोकथाम के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। हाल ही में केन्या में मीलवर्म लार्वा की खोज की गई। मीलवर्म लार्वा प्लास्टिक खाने वाला कीट है।
इसकी आंत में ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो प्लास्टिक के विघटन में मदद करते हैं। पारंपरिक ज्ञान के संचार एवं प्रसार पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान स्वास्तिक SVASTIK यानी साइंटिफिकली वैलिडेटेड सोसाइटल ट्रेडिशनल नॉलेज या वैज्ञानिक रूप से मान्य सामाजिक पारंपरिक ज्ञान पहल के महत्व पर प्रकाश डाला गया। ये वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा समन्वित एक राष्ट्रीय पहल है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।